मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट विल फॉर्म। सिर्फ मोनोक्लोरीनेशन कराना है, डाई क्लोरीनेशन नहीं, ट्राई क्लोरीनेशन नहीं। एक हाइड्रोजन जाएगा और एक क्लोरीन आएगा, कितने तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, ये जेई बार बार पूछता है। एक सिंगल क्वेश्चन से जेई ने 5 चैप्टर पूछ लिया इस अकेले क्वेश्चन से। पहले तो आपको आइसोमेरिज्म आता है कि नहीं? आइसोमेरिज्म नहीं आता है तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे, नहीं दे पाओगे। आपने अल्केन पढ़ा है, रटा है, या कंसेप्चुअली पढ़ा है, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा है। फ्री रेडिकल की मैकेनिज्म पूछ लिया, कैसे ये रिएक्शन होगा, कितने टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, पूरी स्टीरियो पूछ लिया, रिएक्शन मैकेनिज्म पूछ लिया, रिएक्शन इंटरमीडिएट पूछ लिया, यानी बहुत सारी चीजें पूछ लिया। ये खासियत होती है जेई के क्वेश्चन की, जो डिसाइडिंग होते हैं। इसलिए 29% जेई एडवांस की कट ऑफ जाती है। चलिए, इसको कोई बताएगा? अभी बताएगा तो अभी डिस्कस करूंगा, और अगर टाइम लेना चाहते हो तो टाइम लेकर करोगे। आंसर बता दूं? आंसर बता दूं? 12 प्रोडक्ट। यस सर। 12 प्रोडक्ट बनेंगे। 12 टाइप ऑफ मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट विल फॉर्म। 12 टाइप ऑफ प्रोडक्ट, 12 प्रोडक्ट बनेंगे मोनोक्लोरीनेटेड। अब ये आप बताइएगा, मुझे आगे पढ़ाने दीजिए। कोई है जो बताएगा कैसे 12 प्रोडक्ट? सर, जब आप पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो फिर खुद से करना। चलिए, लाइट रेडिएशन के प्रेजेंस में बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, ठीक है। फिजिकल स्टेट, और बताइए। सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया रिएक्शन रेट को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, ऑन द बेसिस ऑफ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी, लिथियम शुड बी मोर रिएक्टिव देन सोडियम विद वाटर। लिथियम सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ये पाया गया कि सोडियम को पानी में डालते हैं तो ब्लास्ट कर जाता है। लेकिन हमारी थर्मोडायनेमिक्स ने कहा कि लिथियम ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। सरफेस एरिया ने वहाँ सोडियम का साथ दिया था। सोडियम मेल्ट कर जाता है, पानी पर फैल जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाती है, सारे सोडियम एक ही मोमेंट में रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए ब्लास्ट कर जाता है। लेकिन लिथियम मेल्ट नहीं करता है, सिर्फ लिथियम के कांटेक्ट में ब्लॉक मेल्ट नहीं करेगा, तो जो वाटर इसके कांटेक्ट में आएगा थोड़ा थोड़ा लिथियम रिएक्ट करता जाएगा, थोड़ा थोड़ा लिथियम रिएक्ट करेगा। तो सरफेस एरिया ने सोडियम का साथ दिया, जबकि थर्मोडायनेमिक्स कह रही कि लिथियम ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। ये मैंने डिस्कस भी किया था, काफ़ी समझाया भी था, अगर आपको याद है तो। यस सर। ठीक है, तो बार बार डिस्कस करने का टाइम नहीं है, याद दिला दिया मैंने। सरफेस एरिया। और बताइए, और कोई फैक्टर जो रिएक्शन रेट को चेंज कर सकता है? बोलिए, और कोई फैक्टर जो हमारे रिएक्शन की रेट को इन्फ्लुएंस कर सकता है, चेंज कर सकता है? नेचर टाइप कुछ। क्या नेचर टाइप? मतलब सर रिएक्टेंस एंड, और कोई फैक्टर जो हमारी रिएक्शन रेट को इन्फ्लुएंस कर सकता है? सर नेचर ऑफ रिएक्टेंस एंड प्रोडक्ट्स। नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बिल्कुल। अलग अलग रिएक्शन में नेचर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट ने भी तो रिएक्शन रेट को चेंज किया। इसके अलावा और कोई फैक्टर? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। और कोई फैक्टर? सर अपना सराउंड भी तो इफेक्ट करेगा सर। वो तो एक्सटर्नल कंडीशन हो गई ना, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। वो जो एक्सटर्नल कंडीशन हो गई वो तो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम में आ गई कि आपने एक्सटर्नल कंडीशन क्या लिया। और कोई नया फैक्टर जो अदर देन दीज हो, जो हमारी रिएक्शन की रेट को इन्फ्लुएंस करेगा, जो रेट को बढ़ा दे, रेट को घटा दे? एनीवन? अच्छा, आपने पढ़ा है रिएक्शन मीडियम पर भी डिपेंड करता है, पीएच पर डिपेंड करता है। एसिडिक मीडियम में कोई अलग रिएक्शन, बेसिक मीडियम में कोई अलग रिएक्शन, पीएच, वो रिएक्शन किस पीएच पर हो रहा है, उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या है, तो किसी रिएक्शन की रेट पीएच पर भी डिपेंड करती है। मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर।
तो नेक्स्ट फैक्टर इज पीएच। तो ये इतने सारे फैक्टर हैं जो हमारी रिएक्शन की रेट को क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बताइए इसमें सबसे पहले किस फैक्टर को हम लोग डेप्थ में डिस्कस करें। एक एक फैक्टर को हम लोग प्रॉपरली कायदे से डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट, ऑर्डर में लिखवाएं उसी ऑर्डर में कर दीजिए सर। रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बोलो। नेचर ऑफ सर जिस ऑर्डर में रिएक्शन, लिखवाएं सर उसी ऑर्डर में कर दीजिए। जिस ऑर्डर में लिखवाए हैं उसी ऑर्डर से बता दीजिए और क्या। हाँ चलिए उसी ऑर्डर में बता देते हैं। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन का इफेक्ट, ठीक है, पीएच, ऑप्टिमम पीएच पर। और एक आध पॉइंट और ऐड कर लो, आपको इतना पढ़ना नहीं है। इनर्ट गैस, अगर किसी वेसल में इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस कर दिया तो रिएक्शन रेट चेंज हो जाती है। इनर्ट गैस, नेचर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का नेचर क्या है, काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट, जो आपको नहीं पढ़ना है, आपके लेवल पर नहीं है। तो एक एक फैक्टर का इफेक्ट किसी रिएक्शन की रेट पर पड़े, समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या कहा, कंसंट्रेशन का इफेक्ट, ठीक है, तैयार हो? चलिए Yes. देखिए, इफेक्ट sir. ऑफ कंसंट्रेशन, एकदम फोकस्ड, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। किस पर? कंसंट्रेशन का इफेक्ट किस पर? रिएक्शन रेट पर। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ रिएक्शन रेट की बात नहीं करूँगा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम स्टेट, इन तीनों पर मैं बात करूँगा। कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा? सपोज करो कोई रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में किस रेट पर से कन्वर्ट हो रहा है, इस रिएक्शन की रेट, कंसंट्रेशन कैसे रिएक्शन रेट को वेरी करेगा। अब मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, विद इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इंक्रीजेज फॉर ऑल टाइप ऑफ रिएक्शन। इज इट करेक्ट? जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रिएक्शन रेट हमेशा बढ़ती है, वो रिएक्शन किसी भी टाइप का हो। विद इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इंक्रीजेज फॉर ऑल टाइप ऑफ रिएक्शन। इज इट करेक्ट? यस सर। बेटा ये केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स में कभी 2 + 2 3 नहीं हो सकता है, बट केमिस्ट्री में 2 + 2 3 भी हो सकता है। केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। आपके टारगेट मॉड्यूल में भी कम एक्सेप्शंस दिए गए हैं। बिल्कुल नहीं, अब मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी रिएक्शन की रेट का इक्वेशन होता है रेट ऑफ रिएक्शन, nth ऑर्डर, अलग अलग ऑर्डर के रिएक्शन होते हैं। यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। रेट ऑफ एनी काइंड ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट into concentration of reactant, active mass of reactant, power n, where n is what? Order of reaction, order of reaction। और किसी रिएक्शन का ऑर्डर 0 हो सकता है, n की वैल्यू क्या हो सकती है? 0। तो ये 0 ऑर्डर रिएक्शन होगा, 0 ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे। n की वैल्यू अगर 1 है तो इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। n की वैल्यू 2 है तो उसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब ये बताओ, n कंसंट्रेशन पर पावर n है। अब बताइए, अगर मैं, अच्छा n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, n की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी 0, पॉजिटिव, निगेटिव, फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। अब जैसे ही मैंने ये बता दिया, ये बताकर, ये इक्वेशन लिखकर मैंने सब कुछ बता दिया।
अगर आप n की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इफ n इज पॉजिटिव, अगर n पॉजिटिव है यानी n की वैल्यू 1 है, +1 है, +2 है, +3 है या +2.5 है, 3 पॉइंट फ्रैक्शन में भी हो सकता है। अगर n की वैल्यू पॉजिटिव है, इफ n इज पॉजिटिव, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर n। ये मैं स्टेटमेंट में नहीं, सिंबल में लिख दिया। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या सारे रिएक्शन की रेट बढ़ती है? नहीं सर, नहीं, ये जान नहीं लीजिए सर, आज पावर की बात। नेगेटिव होगी उनकी तो घटेगी। ये पहली बार आप सुन रहे हो कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं और रेट घट जा रही है। ऐसे भी रिएक्शन होंगे, निगेटिव ऑर्डर रिएक्शन होंगे, वो निगेटिव ऑर्डर प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में होता है। ये रेट इक्वेशन हम लोग अलग अलग रिएक्शन के लिए करेंगे। इफ n इज पॉजिटिव तो कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट क्या होगा? बढ़ेगा। देख लो, इफ n इज निगेटिव, n इज जीरो, अगर n जीरो है, जीरो ऑर्डर अगर कोई रिएक्शन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 हो कांस्टेंट हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। कांस्टेंट हो जाएगा ना। तो कुछ ऐसे भी रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाओ, रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये थोड़ा सा शॉकिंग लग रहा है। आज तक तो हमने यही पढ़ा था कि जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगी, लेकिन इन जनरल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो जाता है। हाँ, जिस रिएक्शन का ऑर्डर पॉजिटिव होगा वहां रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे रेट बढ़ेगी। इक्वेशन खुद Yes, sir. समझा रहा है। लेकिन अगर ऑर्डर निगेटिव है, वहां रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे रेट घटेगी। और अगर ऑर्डर 0 है तो ऐसे रिएक्शन की रेट पर कंसंट्रेशन का कोई फर्क नहीं। ठीक है। और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं, अगर n की वैल्यू इस इक्वेशन में, इफ n इज rate of nth order reaction equal to rate constant for nth order into concentration of reactant power n. If n is 1, n की वैल्यू, if n की वैल्यू अगर 1 है, तो बताइए अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मैंने डबल कर दिया, रेट पर क्या इफेक्ट होगा? डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 4 टाइम्स बढ़ा दिया तो रेट भी क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स ऑफ रिएक्शंस के 4 टाइम्स कंसेंट 4 टाइम्स हो जाएगा। 4 टाइम्स हो जाएगी, बिल्कुल। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर डबल करोगे, n टाइम्स बढ़ाओगे तो रेट भी n टाइम्स बढ़ जाएगी। लेकिन Yes, sir. कब? जब n की वैल्यू क्या होगी? 1 1 होगी। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मैंने x टाइम्स बढ़ा दिया तो रेट भी x टाइम्स बढ़ जाएगी। लेकिन जरा सोचना, Yes. इफ n इक्वल टू 2, अगर ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, अब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मैंने डबल कर दिया, रेट बताइए? 4 टाइम्स हो 4 जाएगा। टाइम्स बढ़ 4 टाइम्स हो जाएगी। वेरी गुड। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमने डबल कर दिया, रेट 4 टाइम्स बढ़ गई। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 4 टाइम्स बढ़ा दिया, रेट 16 टाइम्स ऑफ रिएक्शन। 16 टाइम्स बढ़ जाएगी। रेट 16 टाइम्स बढ़ जाएगी। इस पर पावर यार n की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब जरा एक लाइन बोलना, मैंने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल किया, रेट में कोई चेंज नहीं। बताइए ये किस ऑर्डर का रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर। जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर फिर से सर। हाँ, सुनिए, मैंने Zero order. रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल कर दिया, रेट पर कोई इफेक्ट नहीं, रेट सेम रही। जीरो ऑर्डर। मैंने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन order, 4 टाइम्स बढ़ा दिया, रेट पर कोई इफेक्ट नहीं। जीरो ऑर्डर। तो rate of reaction is independent on concentration of reactant for zero order reaction। अगर n की वैल्यू 0 है, सब कुछ कहानी इस इक्वेशन में है। अगर n की वैल्यू 0 है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाते घटाते रहो, रेट पर कोई इफेक्ट नहीं। हाँ, अगर मैंने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल कर दिया, रेट डबल हो गई, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर। अगर मैंने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल किया, रेट 4 टाइम्स बढ़ गई, सेकंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर मैंने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल किया, रेट 8 टाइम्स बढ़ गई, थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन।
रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल किया, रेट 16 टाइम्स बढ़ गई। फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन, जो कि नॉर्मली रेयर केसेज में होता है। ठीक है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल किया, रेट पर कोई इफेक्ट नहीं, जीरो ऑर्डर, उस रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ऑर्डर जीरो होगा। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल कर दिया, रेट हाफ हो गई, सर -1 ऑर्डर, -1 ऑर्डर। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल किया, रेट 1/4 हो गई, सर -2 ऑर्डर, -2 ऑर्डर। तो आज के बाद ये लाइन दिमाग से निकाल दें, ये 10वीं तक थी कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रेट बढ़ती है। ठीक है, इन जनरल मैक्सिमम रिएक्शन में ऐसा होता है, लेकिन हमारे रिएक्शन तो अलग अलग ऑर्डर के होते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, निगेटिव ऑर्डर रिएक्शन। तो ये सब कुछ n पर डिपेंड करेगा कैसा रिएक्शन है। ठीक है, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, और रेट में कोई चेंज नहीं भी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन। हम ओवरऑल इसको कंक्लूड कर रहे हैं, लैंग्वेज में लिखे तो 10 पेज लिख सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक्टिव मास, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, इसका मतलब इसका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखा है मैंने, पावर n। अगर n हमारा पॉजिटिव है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट बढ़ेगा, n निगेटिव है तो रेट घटेगा, n 0 है तो रेट पर कोई इफेक्ट नहीं। ठीक है, अब मुझे लैंग्वेज में लिखने का इतना टाइम नहीं है। आप स्मार्ट स्टूडेंट हो, मैथमेटिक्स के हो, बायो के स्टूडेंट नहीं है, आप इसका मतलब निकाल सकते हैं। ये रेट इक्वेशन आपके सामने आना चाहिए। तो जब भी कंसंट्रेशन का इफेक्ट, अगर रिएक्शन रेट पर आपको बात करनी है तो आपके सामने क्या आना चाहिए, पोथा नहीं 4 पेज का, बस ये एक इक्वेशन आना चाहिए। हर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट Kn इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट पावर n, वेयर n इज व्हाट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ऑर्डर क्या हो सकता है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, 1.5 ऑर्डर, 1.6 ऑर्डर। ऑर्डर में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीग्रल वैल्यू, होल नंबर, फ्रैक्शनल वैल्यू। ऑर्डर फ्रैक्शन में भी आ सकता है, 1.5, 1.6, 2.5 फ्रैक्शन में भी आ सकता है। तो वो डिपेंड करेगा कि वो रिएक्शन किस ऑर्डर का है। तो सारे रिएक्शन के लिए एक लाइन हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इन जनरल अगर कहा गया, इन जनरल रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इन जनरल कहा गया तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन हमारे पॉजिटिव ऑर्डर होते हैं। ठीक है, फिर निगेटिव ऑर्डर और जीरो ऑर्डर को हम कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर वास्तव में बात की जाए, जेई एडवांस लेवल पर बात की जाए, तो ये बातें होनी चाहिए, डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन मैंने एक वर्ड में, एक स्टेटमेंट में बता दिया। अब इस पर आप हजारों लाइनें लिख सकते हो, हजारों क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। बट कंसंट्रेशन का इफेक्ट हमने रेट पर बात किया, लेकिन इसी कंसंट्रेशन का इफेक्ट मुझे रेट कांस्टेंट पर भी बात करनी है। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो टाइम क्यों लगता है, मैं यहीं पर बात करना चाहूंगा। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। देखो मैं बता दूं, इस चैप्टर में थियोरेटिकल स्टेटमेंट बहुत पूछे गए हैं, इवन जेई एडवांस में भी टाइम कम होता है, पॉइंट बहुत पूछे गए। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट पर कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा। मैं ऐसा ही एक फार्मूला आपको दूंगा और उसमें सारी कहानी होगी। आप कहोगे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, तो आपने बता दिया कंसंट्रेशन का इफेक्ट यार रेट ऑफ रिएक्शन पर बताया, रिएक्शन की रेट पर क्या इफेक्ट होगा कंसंट्रेशन का, तो आपने देखा अलग अलग ऑर्डर के लिए। अब इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट को हम शो करते हैं K से,
फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट को KF से, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट को KB से, दे आर रेट कांस्टेंट फॉर एग्जांपल। चलिए कौन बताएगा व्हाट इज इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट कांस्टेंट? रेट कांस्टेंट पर कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या होगा, कौन बताएगा? सर रेट तो ऑफ मैं एक रिएक्शन relation डायरेक्टली आपको बता प्रोपोर्शन दूं। टू रेट कांस्टेंट। क्या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो रेट कांस्टेंट चेंज होगा? नो सर, ये तो कांस्टेंट है। यस या नो, गलत या सही, कुछ भी हो, डरना नहीं है। हो सकता है सर। नो सर। सर चेंज होगा। कंसंट्रेशन पर रेट कांस्टेंट डिपेंड करेगा। नो सर। नो, हाँ सर। बिल्कुल सही बताया अनन्या ने, कभी नहीं। कैसे? ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी बात मत सुनो, बट आर्हेनियस की बात सुनोगे ना। आर्हेनियस ने एक आर्हेनियस रेट इक्वेशन दिया, रेट कांस्टेंट और के लिए एक रिलेशन दिया, K इक्वल टू AE टू द पावर माइनस EA एक्टिवेशन एनर्जी EA अपॉन RT। ई सिर्फ E भी लिख सकते हैं। ये आर्हेनियस ने एक रिलेशन दिया था। ये बताइए इस रिलेशन में रेट कांस्टेंट किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, आर्हेनियस ने बता दिया। क्या इसमें कहीं कंसंट्रेशन टर्म है? ये K क्या है? नहीं सर। रेट Rate कांस्टेंट। इफेक्ट रेट ये कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है, रेट कांस्टेंट। T क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर है। EA क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो आप जानते हो। और A क्या है? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, इसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है, तो बताओ क्या यहाँ कहीं कंसंट्रेशन टर्म है? रेट कांस्टेंट क्या कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा? नो, नेवर। नो सर। तो कोई भी ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन। तो एक लाइन यहाँ है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन। बट रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड किया था, आपने देखा था। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि एग्जामिनर ने रिएक्शन रेट पूछा या रेट कांस्टेंट। एग्जामिनर ने रिएक्शन रेट पूछा है, रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है या रेट कांस्टेंट। कई बार जो हम लोगों को याद रहता है, जो हम लोग जानते हैं, लगता है एग्जामिनर वही पूछा है। और एग्जामिनर भी बहुत शातिर है, एग्जामिनर को पता है कि वो हट के आपको पूछ क्या सकता है। याद है, क्या रटा है और क्या याद नहीं है। तो वो जो याद है वो नहीं पूछेगा, वो तो उसको पता ही है कि ये आपने जरूर पढ़ा होगा और ये आपको याद होगा, लेकिन कैसे पढ़ा होगा वो टेस्ट लेना चाहता आपकी शार्पनेस। तो उसको पता है कि ये पूछूंगा तो आप गलत करोगे, तो रेट कांस्टेंट पूछ देगा। अब इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कंसंट्रेशन का इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ये 11th का पोर्शन है। इक्विलिब्रियम चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो आपको बताना चाहिए इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ध्यान से, ये तीसरा पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट और ये पहला पॉइंट। कोई बताएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसको बोलते हैं? KC, KP, KX, KSP, K, KB, KSP, KW, KN, KH। नाम सुन लीजिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ एक्टिव मास KC, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर KP, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन KX, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस KB, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये सब 11th में पढ़े हो इक्विलिब्रियम चैप्टर में। KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है।
Kn न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट, Kh हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, ठीक है, दे ऑल आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैं इन पर कंसंट्रेशन के इफेक्ट की बात कर रहा हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि आपने रेट कांस्टेंट तो कर लिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बोलो कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट? नो इफेक्ट। सर कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट, ठीक है। और चौथा पॉइंट, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट। चलिए, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है? द स्टेज व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इसी Equal हो स्टेज जाए, को सर। इक्विलिब्रियम स्टेज बोलते हैं। वो स्टेज जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, अगर उसी रेट से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है तो उस स्टेज को हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम स्टेज। जल्दी बोलिए सिद्धांशु। अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में है, रिएक्टेंट जिस रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसी रेट से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर है। इफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, सिस्टम पहले से इक्विलिब्रियम में है। का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब मैंने क्या किया इस वेसल में हमने रिएक्टेंट को इंजेक्ट कर दिया। अनन्या बताइए। तो सर रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो रेट फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, कह रहे हैं कोई इफेक्ट नहीं। तो बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। अरे यार, ये आपने पढ़ा है इक्विलिब्रियम चैप्टर में, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो फॉरवर्ड में शिफ्ट कर जाएगा, प्रोडक्ट का बढ़ा दोगे तो बैकवर्ड में शिफ्ट कर जाएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन घटा दिया फॉरवर्ड में, रिएक्टेंट का घटा दिया बैकवर्ड में। ये नहीं पढ़ा है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल? Whenever an equilibrium subjected to any change in concentration, temperature, pressure, then equilibrium try to cancel out, nullify effect of change. अगर कोई सिस्टम पहले से इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज कर चुका है, जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसी रेट से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, अब इस इक्विलिब्रियम के साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमने रिएक्टेंट इसमें इंजेक्ट कर दिया, अब तेजी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगेगा, फॉरवर्ड में शिफ्ट कर जाएगा। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हमने चेंज बढ़ा दिया, बैकवर्ड में शिफ्ट कर जाएगा। प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिया, फॉरवर्ड में शिफ्ट कर जाएगा। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम कर दें, बाहर कर दें, बैकवर्ड में शिफ्ट कर जाएगा। ये क्या आपने 11th में नहीं पढ़ा था इक्विलिब्रियम चैप्टर में, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल? आपके स्कूल में पढ़ाया गया होगा। कुछ लोग कहेंगे हमने कोचिंग नहीं किया था, ट्यूशन नहीं लिया था, आपके स्कूल वाले पढ़ाए होंगे। 11th में एनसीईआरटी में है, तो आप ध्यान दीजिए। ये चारों बातें एक जगह मैंने क्यों डिस्कस किया, क्योंकि आप इन सारी चीज़ों को, चारों बातों को जब एक साथ रखोगे तब एग्जामिनर आपको ट्रैप नहीं कर पाएगा, कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। कई बार हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम स्टेट में अंतर ही नहीं समझते हैं। पढ़ लिया, रट लिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर नो इफेक्ट, बट इक्विलिब्रियम स्टेट पर यस इफेक्ट होगा। क्या इफेक्ट होगा? जब भी हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, मैं शॉर्ट हैंड राइटिंग में लिख रहा हूँ, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम स्टेट किधर शिफ्ट करेगी? शिफ्टेड टुवर्ड्स फॉरवर्ड, शिफ्टेड फॉरवर्ड। टुवर्ड्स किधर? फॉरवर्ड। और अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटाओगे तो इक्विलिब्रियम स्टेट शिफ्टेड टुवर्ड्स बैकवर्ड, बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। और अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, बोलो, इक्विलिब्रियम स्टेट शिफ्टेड टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। कुछ लोग बोल नहीं रहे हैं। और अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन घटाओगे, कंसंट्रेशन
इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टुवर्ड्स फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। तो ये आपको याद रखना है, केमिस्ट्री 11th और 12th में नहीं होती है, ठीक है, केमिस्ट्री होती है। तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट आपने देखा रेट ऑफ रिएक्शन पर, रेट कांस्टेंट पर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर और इक्विलिब्रियम स्टेट पर, ठीक है। सावधान रहिएगा, ये नहीं है कि सिर्फ रिएक्शन रेट पर पूछा जाएगा। अब इतना बताने के बाद मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और पक्का गलत बताओगे, क्योंकि उस पॉइंट को मुझे बताना है, लेकिन पूछ कर मैं बताऊंगा। क्लोज वेसल के अंदर ये इक्विलिब्रियम में है। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर क्लोज वेसल में हीट कर रहे हो तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और CO2 गैस में कन्वर्ट होगा। क्लोज वेसल के अंदर बंद कमरे में, बंद वेसल में CO2 बाहर नहीं निकल पाएगी, तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड CO2 में कन्वर्ट होगा और कैल्शियम ऑक्साइड CO2 कंबाइन करके कैल्शियम कार्बोनेट में। टाइम हो जाएगा तो बोल देना। अनन्या आंसर बोलना। इस इक्विलिब्रियम में, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर है। इसमें मैंने कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड इंजेक्ट कर दिया, इस वेसल में कैल्शियम कार्बोनेट और डाल दिया। बताइए अनन्या, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा? सर सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है, तो वेल डन, मैं यही सुनना चाहता था। इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है। देखो कुछ दबी जबान में फॉरवर्ड बोल रहे हैं, क्योंकि ऊपर मैंने बताया है बेटा, मैंने कहा कंसंट्रेशन चेंज करोगे। प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड का एक्टिव मास कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है। आप कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करके अमाउंट आपने चेंज किया, न कि इसका कंसंट्रेशन। तो अगर किसी इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड स्टेट में है, ऐसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट को इक्विलिब्रियम में ऐड करने से नो इफेक्ट। बड़ी बात, एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा, वो तो जानता है कि 14 लाख में 13 लाख को ये पता है, सबने पढ़ा है 11th में, स्कूल वालों ने पढ़ा है। एग्जामिनर ये पूछेगा, इफ एनी रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट प्रेजेंट इन प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड स्टेट, देन equilibrium cannot shift either direction by addition of such reactant and product, because pure solid and pure liquid have active mass 1 unity constant. कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करके इस इक्विलिब्रियम को आप शिफ्ट नहीं करा सकते। क्यों? कैल्शियम कार्बोनेट प्योर सॉलिड है, इसका एक्टिव मास नहीं चेंज होगा, कंसंट्रेशन नहीं चेंज होगा, अमाउंट चेंज होगा, एक्टिव मास इसका यूनिटी कांस्टेंट रहेगा। किसी भी प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का अमाउंट ऐड करोगे तो उसका एक्टिव मास कांस्टेंट रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1 मिलीलीटर वाटर हो, उसकी भी मोललिटी 55.55, और 1000 मिलीलीटर वाटर हो, पूरा पानी का समुद्र हो, उसकी भी मोललिटी कंसंट्रेशन एक्टिव मास 55.55 होगा। कंसंट्रेशन सोल्यूशन में ये कराया था। यस सर। तो एक यहाँ पर मोर इम्पॉर्टेंट बात है कि वेन एवर either of the reactant or product present in pure solid or pure liquid state, then no shifting takes place by addition of such reactant and product. तो ये अगली क्लास में मैं बताऊंगा, इसको नोट कर लीजिए, ये लाइन आप अपनी तरफ से। तो अगर किसी इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड में है, एक्वस सोल्यूशन नहीं, कुछ कहेंगे सर सोल्यूशन भी तो लिक्विड होता है, वो तो मिक्सचर हो गया। मैं प्योर लिक्विड कह रहा हूँ, प्योर लिक्विड का मतलब सोल्यूशन नहीं, मिक्सचर नहीं। अगर कोई प्योर लिक्विड कोई प्योर सॉलिड है, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को में ऐसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट को ऐड करने से इक्विलिब्रियम में कोई शिफ्टिंग नहीं होती है। मैंने एक्टिव मास चेंज किया है, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, अमाउंट नहीं। जब उसका कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हो, या तो एक्वस सोल्यूशन होगा या पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, तब इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। लेकिन अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड स्टेट में है, तो ऐसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट को इक्विलिब्रियम में ऐड करने से नो इफेक्ट। कैल्शियम कार्बोनेट डाल दो, नो इफेक्ट। क्या होगा? नो इफेक्ट होगी। ये कौन सी बात? मैंने रिएक्टेंट तो ऐड किया, इस रिएक्टेंट का एक्टिव मास नहीं चेंज हुआ, अमाउंट चेंज हुआ। कैल्शियम ऑक्साइड डाल दो, नो इफेक्ट। CO2 डाल दो, यस, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टुवर्ड्स बैकवर्ड, क्योंकि CO2 गैस है, इसका पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा।
इसमें KOH डाल दो, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि KOH CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, इसका एक्टिव मास घट जाएगा, इसका पार्शियल प्रेशर घट जाएगा। तो ये लंबी चौड़ी बातें अगली क्लास में करूंगा, मेरी अगली क्लास के लिए। यस सर। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। सर थैंक यू। सर हाँ बोलिए। सर आप PDF नहीं भेजे सर 2-3 दिन का सर। अब भेजूंगा, आज के बाद सब भेजूंगा। सर तीनों वाला भेज, तीनों जब पिछले 3 दिन का सब भेज दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। हाँ थैंक यू सर। बोलिए अनन्या। सर कुछ क्वेश्चंस भेजे थे आपको। अब आज मैं कोशिश करूंगा अनन्या, क्लास के बाद, अभी लगातार क्लास है, सुबह से लगातार क्लास ले रहा हूँ। ओके ठीक है, ठीक है, आज को देखूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू, बाय।